तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। बहुत ही आसान सा चैप्टर है आपका ये, बहुत ईजी, मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर को देख के। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के आपको जो है मतलब इस कंप्लीट बुक के ही आपको जो है MCQs, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, चेक कर लेना। कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं और कुछ पे काम चल रहा है लिखने में। देखो एकदम से कुछ नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको अपडेट करते रहेंगे हम टाइम टू टाइम, डोंट वरी। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी है यहाँ पे 3 टाइप के लोगों की, एक है किसान, एक है जमींदार और एक है राज्य की। देखो यहाँ पे किसान क्या है, वो लोग जो खेती करते हैं उनको हम किसान बुलाते हैं। जमींदार क्या है, वो किसान जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है उनको जमींदार बुलाया जाता है। और एक होता है राज्य। राज्य का काम क्या होता है, एक ही काम होता है, कर वसूली करना। उस समय जो है सरकार, ये बात हो रही है 16वीं 17वीं शताब्दी की, तो उस समय जो है राजा राज करते थे। और राजाओं के सिस्टम क्या थे आपको पता ही है, इतिहास आपने थोड़ा बहुत इतना आइडिया लग गया है कि उनका मेन मुद्दा ये रहता था कि कैसे जो है लगान वसूल करी जाए लोगों से। जो जनता रह रही है वो लगान के रूप में या तो अनाज ले लेते उनसे, या फिर जो है पैसे, जो भी मुद्रा उनकी चल रही होती वो लेते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता था। अब यहाँ पे जो है शुरुआती दौर की बात है जिसका हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है मुगल साम्राज्य है। मुगलों ने राज किया, अकबर, शाहजहां और भी बहुत सारे जो है राजा राज कर चुके हैं भारत के ऊपर। अब यहाँ पे बताते हैं कि अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है खेती उत्पादन से उगाता था। ये उगाता नहीं है, आप स्पेलिंग पे ध्यान दो, उगाता नहीं है, ये उगाता है, मतलब है बीच में, तो इसका मतलब है इकट्ठा करता था। ये थोड़ा सा मतलब गांव टाइप की देहाती भाषा है, ये थोड़ी सी यूज़ की गई है यहाँ पे बीच बीच में। तो इसका मतलब है इकट्ठा करता था। वो जो उसका जो रिवेन्यू आता था ना, जो पैसा इकट्ठा होता था उसके राजस्व कर में, वो सबसे ज़्यादा खेती से ही आया करता था। अब एक आपको सिंपल बात समझो, आप कुछ काम कर रहे हो कुछ भी, लेकिन उसके अंदर आपने मान के चलो आप मेरी तरह डिजिटल काम कर रहे हो, आपने वेबसाइट भी खोल रखी है, आप यूट्यूब पे भी कर रहे हो, आप जो है कुछ और भी काम कर रहे हो। अब क्या होगा कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा मुझे, मैं तो उधर ही काम करूँगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो अब उस समय उस सिचुएशन पे यहाँ पे मुगल काल के अंदर खेती से ज़्यादा पैसा आ रहा था। तो अकबर या फिर जो दूसरे राजा हुए, उन्होंने खेती के ऊपर ज़्यादा जो है जोर लगाया। खेती बढ़ाओ, खेती की पैदावार के ऊपर जो है बहुत काम किया गया। और वैसे भी आप जानते हो भारत जो है, भारत का जो इलाका है वो खेती के लिए कितना अच्छा है। अब यहाँ पे जो है ये एक गांव का दृश्य दिखा रखा है, 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र का ब्यौरा। तो इसको आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे कुआं खोद रखा है और इससे पानी निकाल के इनमें दिया जाता होगा। और ये जो है पानी के लिए जो है नहर टाइप का बना रखा है, मतलब अब हमारे यहाँ पे तो जो है खाड़ बोलते हैं उसको, हरियाणवी में तो वो बना रखा है ये। और अलग अलग एरिया में यार अलग अलग नाम होते हैं अपने लोकल भाषा में ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक आ रहा है किसान और कृषि उत्पादन। किसान जानते हो कौन है, बहुत बड़ा इलाका, गांव का जो है बहुत बड़े हिस्से जो है खेती करते हैं, किसान ही हैं। और वो लोग खेती करते हैं। खेती आमतौर पे 2 तरीके की होती थी उस टाइम पे। कौन सी, रबी खरीफ? नहीं 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 नहीं, वो दूसरी टाइप की खेती है, हम दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जो 2 प्रकार की खेती होती थी, एक तो अपने लिए खेती करना, एक थी बेचने वाली खेती। थोड़ा सा फर्क था, जैसे कि गेहूँ, चावल, जवार, ये चीज़ें जो है खुद के लिए उगाई जाती थी, मतलब अपना पेट पालना। इतनी ज़्यादा देखो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रैक्टर्स नहीं थे पुराने समय की, आप याद करोगे तो लोग क्या करते थे, लोग एक हल लेते बैलों की मदद से, उसको जो है जोतते खेत को। कितना जोत लेंगे, थोड़ा सा होता, ज़्यादा नहीं होता था। उसके अंदर इतनी ही उगती थी कि वो जो है अपना मतलब खाने पीने का जुगाड़ चल जाए उनका साल भर का, तो इतना ही होता था। अब जो है जो ज़्यादा बचता तो थोड़ा बहुत बेच दे देते, वो ज़्यादा उगता नहीं था वैसे। तो वो थी अपने लिए फसलें। और एक फसल होती थी बेचने के लिए, जैसे कि गन्ना हो गया। अब गन्ना, इतने सारे गन्ने का क्या करेंगे,
बेचने के लिए उगाया गया वो स्पेशली। गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बेचने के लिए के मकसद से उगाई जाती थी कि हमें ये बाजार में जाके बेचनी है और मुनाफा कमाना है। अब जो मुगल राज्य था, मुगल साम्राज्य था, उसका ज़्यादा जो जोर था वो इन्हीं फसलों के ऊपर था जो बाजार में बिका करती। क्यों? क्योंकि देखो, अब मैंने अपने खेत में खेती करी, घर में रखा, खाया पिया, मौज उड़ाई, सरकार को क्या देना? यानी कि जो राजा है उसको क्या मिलेगा? खेती हुई, ठीक बात है ये, ठीक है, खेती हुई, उसमें से जो है राजा को एक हिस्सा देना पड़ता था खेती का। लेकिन यहाँ पे जो है वो उनको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो बिकता जब, तो जो बिकने वाली फसलें थी तो वो ज़्यादा मतलब कर वसूली कर पाते थे उनसे, ज़्यादा मुनाफेमंद थी उनके लिए, तो उनके ऊपर जो है इसने ज़्यादा जोर दिया था। अब खेती की प्रक्रिया आप में से ज़्यादातर 99% को पता होगी कि खेती कैसे होती है। पहले ज़मीन को जोतो, उसके अंदर बीज डालो, फिर जो है पानी भरो, जो भी कुछ होता है। लेकिन उस टाइम पे जो है ना थोड़ा सा आसान ये रहता था कि पानी और सिंचाई की ज़्यादा किल्लत थी नहीं, क्योंकि बारिश होती रहती थी और बारिश की वजह से ज़मीन में नमी बनी रहती। सर्दियों में और गर्मियों में जो है फसलें अपने आप उग जाती, सिर्फ जोतो, बीज फेंको, फसल ले लो और काट लो उसको। कुछ एक इलाके ऐसे भी थे, सारा भारत एक जैसा नहीं है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मतलब अच्छी मिट्टी है, कहीं पे रेत ही पड़ा है। तो जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खेती मतलब बहुत कम होती है, जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, तो वहाँ पे कुएं बनाए जाते हैं और कुओं से पानी निकाला जाता। अरहड़ होता है, अरहट, कुछ अरहट बोलते हैं शायद उसको, आगे आएगा उसका जिक्र, डोंट वरी। तो उसकी मदद से जो है पानी निकाल के खेतों के अंदर डाला जाता। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती थी। अब बात आ गई स्रोतों की तलाश की। हमें इतिहास के अंदर ये सारी चीज़ें पता लग गई जो मैं थोड़ी सी देर पहले भी बताई हैं, मतलब ये सारी नहीं बताई, मेन हाइलाइट्स आपको पता लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे लगी? आखिरकार उस समय में ये चीज़ें होती थी। तो हमें जो है एक दस्तावेज मिला है, किताब टाइप का, आईने अकबरी। अब ये उच्च लोगों की उच्च किताब है, यानी कि यहाँ पे क्यों बोला गया है इसको ऐसा कि देखो, आम किसान है, नॉर्मल से, ठीक है, खेती कर रहे हैं, वो उनको पढ़ना लिखना थोड़ी ना आता है, वो किताबें नहीं लिख सकते, तो उनका स्रोत हमको नहीं मिला, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमको नहीं मिला। अब दूसरी तरफ है राजा, वो क्या करता है? उसका काम है कर वसूली करना, वो अपने हिसाब से सोचेगा। राजा, किसान अपने हिसाब से सोच रहा है, राजा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो फोकस्ड पॉइंट है वो राजा के हिसाब के है, ना कि जनता के हिसाब के, ठीक है। तो इन्हीं से हमें जो है ज़्यादातर ये जो है ना मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे ये, मतलब उस समय कुछ डॉक्यूमेंट या डाटा रखने के काम आते होंगे। तो इसको जो है अबुल फजल ने लिखा था, अखबार के दरबारी इतिहासकार थे, जो कि आइन जो है ये किताब है, या बार बार आएगा आईने अकबरी, बार बार ऐसे इतना बड़ा नाम कौन लिखता है? आइन लिखेंगे हम सीधा, ठीक है। तो आइन के जो लेखक है मतलब अबुल फजल, तो इनके मुताबिक जो है मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। यानी कि कोई भी जो है विद्रोह नहीं करता था जनता में, अगर करता तो समझ जाओ फिर आगे क्या करते थे वो लोग, है ना। तो या तो उनको मार दिया जाता साफ रास्ते से, या फिर उनकी ज़मीन हथिया ली जाती और गांव से बाहर निकाल दिया जाता। अब ऐसी कंडीशन में वो अपने आप मर जाएगा। दोनों कंडीशन बुरी थी, तो इसीलिए कोई ज़्यादा विद्रोह उनका नहीं किया करता था। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज यहाँ पे शामिल है जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। सरकार की आमदनी की, लोगों की आमदनी से कुछ मतलब नहीं है। लोग चाहे मर जाएं, भूखे हैं, गरीबी है, अकाल है, कुछ होता रहे, वो उनकी किल्लत है। सिर्फ सरकार का क्या काम है? कर वसूली करना। वो कर रहे हैं, बाकायदा कर वसूली कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्होंने कि इतना इतना कर इस समय ऐसे इकट्ठा हुआ था। अब आगे बात आती है किसान और उनकी ज़मीन को लेके। ज़मीन जो है वो अपने मतलब ऐसे होता है ना आजकल के टाइम में कि पिता की संपत्ति जो है बेटे के नाम हो जाती है, या बेटा बेटी जो भी है, मतलब सबके बराबर हिस्से में बंटती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है कुछ इलाकों में तो ये चलता था कि जो संपत्ति है उस पर बेटी का भी बराबर अधिकार है जितना बेटों का है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर बेटी का कोई अधिकार उनके पिता की संपत्ति पर नहीं होता था। तो ये अलग अलग अपनी सोच थी अलग अलग इलाकों की, तो ये चलता भी था। अब यहाँ पे जो है दो किस्म के किसानों की हम चर्चा करेंगे, एक तो खुद काश्त और एक पाही काश्त। क्या? खुद काश्त, पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी, ठीक है। अब मैं एक गांव में रहता हूँ, हमारी ज़मीन है, ठीक है, मैं हूँ खुद काश्त,
अपने ही गांव में अपनी ही ज़मीन पे खेती कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं किराए पे ज़मीन लेते हैं, जिसको ठेके पे ज़मीन लेना बोलते हैं। हरियाणा में अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम हो सकते हैं। मैं अब अपने एरिया के हिसाब से बता सकता हूँ यार, अब हर एरिया का मैं कैसे जान के बताऊँ, है ना। आपके एरिया में क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर से बता सकते हो, खुशी मिलेगी, हमें भी पता चलेगा, मतलब अलग अलग एरिया की सोच और क्या बुलाया जाता है वहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे हम बात करें दूसरी कैटेगरी पाही कास्ट। ये जो है ज़मीन को ठेके पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं बोल सकते हो। तो यहाँ पे दूसरे गांव में जाके वो क्या करते हैं, वो जब उस टाइम में, आज की बात नहीं हो रही, पुराने समय की बात हो रही है। तो उस समय क्या होता था कि मान के चलो एक गांव, दो गांव है, एक गांव में जो है आपको कर ज़्यादा देना है, एक में कम देना है। हो सकता है वो दूसरे राजा के अंडर आता हो, उसने कर कम लगा रखा हो। तो उस चीज़ को देखते हुए लोग क्या करते, इधर वाले गांव के लोग उधर वाले गांव में जाते और वहाँ पे ज़मीन ले लिया करते थे किराए पे। अच्छी बात थी। और उसको ठेके पे लेते, वहाँ से जो मुनाफा मिलता, अब मान के चलो इधर वाले इलाके में ज़्यादा महंगी है फसल, उधर वाले में सस्ती है, कर भी सस्ता है, तो वो उस फसल को उधर से उठा के इधर ले आते और इधर आके बेच देते। तो ये ऐसे जो है वो मुनाफा कमाने के लिए ये तरकीबें इस्तेमाल किया करते थे। तो इनको बोलते हैं पाही कास्त। एक थे खुद कास्त और एक थे पाही कास्त। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में एक औसत किसान के पास, यहाँ पे एक अंदाजा बताया गया है कि किस इलाके में किसके पास क्या होता था, किसको अमीर समझा जाता था उस टाइम में। आज के टाइम में आप अमीर कब हो, या तो आपके पास एक महंगी BMW या उससे भी महंगी गाड़ी हो, iPhone 11 Pro हो, एक बड़ा सा विला हो आपके पास, बस यही चाहिए होता है और आप अमीर हो। ठीक है, समाज के हिसाब से आप अमीर हो। अब यहाँ पे उस समय जो है अमीरी कुछ अलग तरीके की थी, दिखावा नहीं था। उत्तर भारत में बताते हैं एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल, यानी कि 2 बैल, ठीक है, और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, शायद ही। मतलब अगर इससे ज़्यादा कुछ है तो वो समझ लो अमीर है। फिर तो 2 बैल और 2 उनके हल, बस वही था उनका, उनके पास जो संसाधन था वही था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन होती थी वे समृद्ध माने जाते थे, अमीर या फिर खुशहाल किसान माने जाते, जिनके पास 6 किले ज़मीन हुआ करती थी, सिर्फ 6 किले, 6 एकड़ ज़मीन। बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। यहाँ पे 6 एकड़ थी ना, तो यहाँ पे 5 किले अगर हैं तो वो ज़्यादा अच्छा किसान है। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता। अगर किसी के पास 10 किले हैं असम के अंदर तो उसको अमीर माना जाएगा। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों की। जैसे आजकल ज़मीन खरीद लेते हैं, किसी ने किसी की ज़मीन खरीद ली, किसी ने बेच दी, तो वो सिस्टम उस समय भी चला करता था। कुछ सिक्के विक्के जो भी चलते थे तो उनके बदले वो खरीद लिया करते थे। अब बात आ गई तकनीक और सिंचाई की। 2 चीज़ें चाहिए होती है। टेक्नोलॉजी, उस समय समर्सिबल नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं हुआ करते थे, मोटर्स नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो पानी कैसे आता था, खेती में पानी कैसे भरेंगे, तो बड़ी दिक्कत थी। सिंचाई करनी थी खेतों की। खेती का जो है प्राथमिक उद्देश्य था लोगों का पेट भरना, इसीलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, ये फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। पेट भरो, अपना पेट भरता, बाढ़ में जाए जनता, ऐसा कुछ होता है वाक्य, ऐसा मेरे को भूल गया, गलत हो गया ये, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद से, अपना काम बनता है वो तो। जब पेट भरने से भी है कुछ लकोक्ति शायद से, छोड़ो यार उस बात को। अब देखो यहाँ पे चावल, गेहूं और ज्वार, ये 3 फसलें थी। एमसीक्यू टाइप में पूछी जा सकती है कौन सी फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी। एक ही ऑप्शन दे देंगे उनमें से, मतलब ऐसे 4, तो आपको पता होना चाहिए। ये 3 फसलें थी, चावल, गेहूँ और ज्वार, ये सबसे ज़्यादा उगाते थे। आपको शायद ना पता हो, ज्वार की जो है रोटियां बना करती थी। आजकल तो गेहूं की खाते हो आप, मज़ा आ रखा है आपको, है ना। ज्वार की रोटियां भी बनती थी, बाजरे की तो खाई हो गया अपने शायद से, तो बाजरे की, ज्वार की, इनकी रोटियां बना के खाया करते थे लोग। तो इसलिए ये सारी चीज़ें खाने की चीज़ें थी और ज़्यादा उगाई जाया करती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे भी ज़्यादा बारिश होती थी, यानी कि बाढ़ ही आ जाती थी ऑलमोस्ट, वहाँ जो है कमोबेश चावल की खेती होती थी। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का चावल था और अच्छा चावल था, पानी ज़्यादा चाहिए था, और पानी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहीं पे उगता था। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में जो है ज़्यादातर गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती करते थे, ज़्यादा कुछ था नहीं।
मानसून जो है मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। ये पूछा जा सकता है, ये काफ़ी मतलब शायद 6th में आया था, फिर 10th में आया ये सेम टॉपिक। जो है मानसून को भारत की कृषि की रीढ़ कहा जाता है। जैसे इंसानी शरीर के अंदर हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, अगर वो ना हो तो सारा शरीर खत्म, गिर जाएगा एक जगह। तो वैसे ही जो है ये जो अगर मानसून है, जो खेती है, अगर मानसून नहीं हुआ, मानसून नहीं आया तो जो खेती है वो बर्बाद हो जाएगी। भारत के अंदर खेती नहीं होगी, फिर खत्म हो जाएगी वो खेती होना, जो खेती होती है उस समय में। आजकल तो ट्यूबवेल से निकाल के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 30-40% इलाकों में आज भी ये चीज़ें काम करती है। अगर मानसून नहीं आता तो वहाँ पे भूखमरी आ जाती है। समझ रहे हो, मतलब हर जगह सुविधाएं बराबर से उपलब्ध नहीं है। तो ये है, ये इसकी बात कर रहा था मैं। ये जो है किसका, रहट बोलते थे इसको, रहट। अब यहाँ पे लोकल भाषा में तो अरहड़ पता नहीं, ऐसा ही कुछ नाम है शायद इसका। तो हट भी बोलते हैं कई इलाकों में, जो भी है अलग अलग नाम है। देखो इसका मैकेनिज्म समझो आप, बस छोड़ो बाकी नामों को, नाम अलग अलग है एरिया में, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक ऐसे पाइप सी लगी होती है, मतलब लकड़ी का ही होता है पूरा सिस्टम ये। और इसके बाद में जो है यहाँ पे एक चक्कर लगा होता है, ये पहिए टाइप का जुगाड़ है। और इसके ऊपर जो है बाल्टियां बांध दी जाती है ऐसे, ये जो है चैन टाइप से सिस्टम है। इसमें बाल्टियां हैं, ये जो डब्बे से देख रहे हो ना आप, ये बाल्टियां हैं। ये ऐसे नीचे ये कुआं है और कुएं में पानी जाएगा, और ऐसे जो है इसको अगर घुमाते रहोगे बार बार, ऐसे घुमाते रहोगे आप, तो इसमें पानी भर के ऊपर आएगा। ऊपर यहाँ से जो है ये पानी इधर नीचे गिरेगा, और ये फिर जो है आगे नहर या नाला, खाड़, जो भी आपने बना रखा है, तो उसके थ्रू ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अभी इसको घुमाना सबसे बड़ा पंगा था, है ना। तो इसको घुमाने के लिए क्या कर रखा था, देखो ये वाला सिस्टम है। ये इधर जो है यहाँ पे मान के चलो कुआं कहाँ पे हमारा, ये है जो मतलब ये पहिया सा है, इधर लगा देते होंगे, या यहाँ पे ये वाले इलाके में कुएं को ढक देते होंगे, या फिर ऐसा कुछ करते होंगे। उसके बाद ये वाला मैकेनिज्म चलता, और यहाँ पे बैलों को जोड़ा जाता, और पीछे एक बंदा और चाहिए, ताकि पता लगे बैल आराम कर रहे हैं, मजे फरमा रहे हैं, बैठ गए आराम से, और तुम सोच रहे हो पानी भर रहा है खेत में, आहा, पता चला बैल तो खा पी के आराम से फैले पड़े हैं। तो बैलों के लिए भी एक बंदा चाहिए जो इनको संभालेगा। और उसके बाद बैल ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ, और पानी निकलता रहता। तो ये बहुत मतलब उस समय का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, और आज तो ये विलुप्त हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत के राज्यों में जो है कई नई नहरें, नाले खुदवाए गए, कई पुरानी नहरों की मरम्मत कराई गई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है पंजाब में शाह नहर का निर्माण हुआ था। अब मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है ये, ठीक है, छोड़ो। अब फसलों की भरमार। फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, है ना। खरीफ की फसल यानी कि गर्मियों में जो उगती है, और रबी की फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है। दो प्रकार की फसलें उगती हैं। कुछ इलाकों में जो है ये उन इलाकों में उगती थी जहाँ पे ज़्यादा पानी का, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। वहाँ पे आमतौर पे दो ही फसलें उगती, सर्दियों की और गर्मियों की। लेकिन जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं थी, ये रहट वगैरह बनाए हुए थे, वहाँ पे जो है 3 फसलें भी उगाई जाती थी। यहाँ पे बताते हैं दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, और दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा की जाती थी। मतलब यार 50 प्रकार का चावल, आजकल नहीं मिलता, शायद होता भी होगा तो हमने तो सिर्फ 2 ही प्रकार का खाया है, 1-2 प्रकार का ही। इसको जो है आगे बताते हैं कि स्त्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल, इसको जिनस बुलाते हैं, हमारे इलाके में जिनस हो गई, अच्छी जिनस उन फसलों को बुलाते हैं जो बेचने के लिए उगाई जाती है। हर फसल को जिनस नहीं बुलाते, वो फसलें जो सबसे बेहतर क्वालिटी के, सर्वोत्तम फसलें जो होती हैं, उनको हम जिनस बुलाते हैं। जिनस बढ़िया हो रही है तुम्हारे यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा, मतलब अब खुली हरियाणवी नहीं फेंकने वाले हम। मुगल राज्य भी किसानों को जो है ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इससे जो है राज्य को ज़्यादा कर मिलता, क्योंकि ये वो फसलें थी जो अच्छी कैटेगरी की थी और बाहर विदेशों में भेजी जाती थी बिकने के लिए, और ज़्यादा पैसा आता था। कपास और गन्ना ऐसी जो है जैसी बेहतरीन फसलें जो है जिनसे कामिल थी, इनको कहा जाता था जिनस ए कामिल। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर जो है कपास उगाई जाती, जबकि बंगाल जो है अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन
जैसे कि सरसों, दहलन, ये भी जो है नकदी की फसलें थी। नकदी की फसलें वो होती थी जिसमें मतलब पैसा दे सामान ले, उनको नकदी की फसलें बोला जाता है। आजकल जो है गन्ना वन्ना नकदी का नहीं रहा, सरकार इतने दिनों में पैसा देती है, किसान परेशान हो चुके हैं फसलों को लेके। तो जो भी है ये नकदी की फसलें थी पहले, पैसा दे फसल ले, ऐसा सिस्टम था। ऐसा नहीं कि तू लेके भाग गया विदेश में जाके बेच के उधर ही सो गया, आ ही नहीं रहा, हम गरीबी में हुए जा रहे कि आएगा बंदा आएगा, ऐसे नहीं चलता। तो नकदी का जुगाड़ आ गया था फिर उस टाइम पे। अब बात करते हैं ग्रामीण समुदाय की। गांव के समुदाय कैसे थे, कैसे लोग रहते थे। समुदाय जो है मुख्यतः इसके 3 घटक होते थे, खेती और किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। कितने होते थे? 3। खेती और किसान, वो लोग जो खेती करते थे, और उसके अलावा पंचायत, और पंचायत के अंदर ही होता था गांव का मुखिया जो कि सारा सिस्टम हैंडल किया करता था। जाति और ग्रामीण माहौल। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनको नीच समझा जाने वाले लोगों के वाले कामों में लगे थे, या फिर जो है खेतों में मजदूरी किया करते थे, उनको नीच समझा जाता था। जैसे कि जो है आप बोल सकते हो लोअर कास्ट के जो लोग थे, शुरुआत में ब्राह्मणों ने जो है अलग अलग बना दिया था ना कि ये जो है उच्च जाति के हैं, ये नीच जाति के हैं, उसके हिसाब से जो है आगे अलग अलग कैटेगराइज होते गए। और जो नीच समझे जाते थे उस टाइम के समाज में, उनको जो है खेती के अंदर काम करवाया जाता था, मजदूर बोल सकते हो एक तरीके से, मजदूरी टाइप से उनसे काम कराया जाता था। हाँ, पैसे मिलते थे, फ्री में कोई नहीं करता। खेती जो है, खेती लायक ज़मीन की कमी थी नहीं पहले, क्योंकि हल चलते थे और इतनी खेती होती नहीं थी। फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे, उनके पास कोई दूसरा स्रोत नहीं था, कहीं का जाके वो काम नहीं कर सकते थे। आजकल तो आप किसी भी जाति से यूट्यूब पे आओ और व्यूज़ इकट्ठे करो, ये चलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है ना ऐसे काम तो थे नहीं, आम मतलब फिजिकल काम ज़्यादा थे, और उनको देखते हुए यहाँ पे नीच जाति के जो लोग थे उनको सिर्फ खेती से जुड़े हुए या फिर जो है तुच्छ लेवल के काम ही दिए जाते थे। अच्छे कामों को मतलब उनके अंदर जो है उनको पार्टिसिपेट करने भी नहीं दिया जाता। वो समाज अलग अलग सिस्टम था अपना। समाज के जो है निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब थी, राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी जो है, जो जाट है, हिंदू जो है ना, जाट एक कैटेगरी है, तो वो जो है किसान हुआ करते थे पहले, आजकल भी है। हम तो भाई जाट ही हैं और किसान भी हैं। 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के जो इलाके के गांव में गौरव समुदाय ने किया। एक गौरव नाम का कोई समुदाय होगा उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, तो उन्होंने बोल दिया कि जो है ना उस समय जो है मारवाड़ में जो है, यहाँ पे कोई कौन सी थी, हाँ राजपूत उस समय में जो है सबसे मतलब समृद्ध समझे जाते, समृद्ध अमीर समझे जाने वाली कैटेगरी थी लोगों की, अच्छी मतलब कहीं भी कुछ भी जाके काम कर सकते थे, हाई लेवल का। तो इन्होंने जो गौरव समुदाय था उन्होंने बोला कि हम भी ये राजपूत है, उन्होंने दावा ठोक दिया था। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली, ये जो है ना कैटेगरी है ये लोगों की, मतलब जाति के हिसाब से बांट रखा है इनको। तो इनको जो है जैसी जातियां जो है सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी, क्योंकि शुरुआती दौर में जो है इनको ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई तो जो है इनकी गुज्जर और माली, इनका जो भी काम करते थे बागवानी, पशुपालन, तो इनमें मुनाफा होने लगा और इनका जो लेवल था, जो गरीबी थी, वो कम होने लगी। पूर्वी इलाकों में जो है पशुपालक, मछुआरी जातियां जैसे कि सदगोप, कैवर्त भी जो है किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। यानी कि जो हालत, सोचो आप एक बार, जो हालत आपने किसानों के बारे में पढ़ा होगा प्राचीन समय में, जो है किसानों की हालत खस्ता थी, बहुत खराब थी, और ये जो जातियां थी ये उनसे भी नीचे थी, उनसे भी ज़्यादा खस्ता थी। लेकिन समय बदल गया और कुछ 50-100 साल के बाद में जो है इनको भी मुनाफा होने लगा, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये किसान जिस लेवल पे थे उस लेवल तक ये पहुंच पाए। वैसे किसान का भी कुछ अच्छा लेवल नहीं था। अब बात करते हैं पंचायत की, मुखिया की। गांव में जो है पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता, आमतौर पे यही हुआ करता था पहले जो है ना, कुछ मतलब अपने अपने इलाके कैसे चुन लेते कि हाँ हमारी जाति से ये आएगा, हमारी जाति से ये आएगा, ये ऐसे बड़े बुजुर्ग को चुन लिया जाता, और वो जो है कुछ लोग मतलब कुछ समूह बोल सकते हो, तो उनको जो है इकट्ठा होकर वहाँ पे जो है वो लोग एक अपना मुखिया चुनते थे, उन्हीं लोगों में से, अपने में से ही।
और वो जो है सारे गांव का निरीक्षण किया करता, पूरा जो कुछ भी होना है, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं जो है दूसरी जाति के साथ विवाह तो नहीं कर लिया। मतलब होता था ना कि इस जाति का है, इस जाति से विवाह करेगा, इससे नहीं करेगा, क्या पता उस दूसरी जिससे नहीं करना उससे कर लिया, तो फिर जो है वहाँ पे उसको गांव निकाला देना है, जो भी सजा देनी है, जुर्माना लगाना है, या शायद शादी कैंसिल करवानी है, जो होता था वो सारा मुखिया का काम होता था। और जो ये पंचायत के लोग थे जिन्होंने उनको चुना था, वो हर जाति के प्रतिनिधि जो होते थे वो भी जो है फैसले लिया करते थे, अपनी अपनी जाति की तरफ से जो भी बातें होती उनको रखा करते थे। पंचायत का जो सरदार है वो मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। ऐसे नहीं कि जाके बोलो कि हम ही है बस, कुछ नहीं है, कोई मार दो जिसको फालतू बोल रहा है, ऐसा नहीं चलता था। सबकी सहमति जरूरी थी और तब जाके एक मुखिया का चुनाव होता था, जैसे आजकल होता है, बस आजकल वोट डलती है। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान दिया करता। हर व्यक्ति, चाहे वो कोई सी जाति का हो, क्योंकि हर जाति के लोग वहाँ पे आए हैं गांव के उसमें, मतलब पंचायत बनाने में, तो वो क्या करते उधर से जो है ना पूरे गांव से जो है कुछ टैक्स के रूप में लिया करते, कर वसूली लिया करते। थोड़ी सी होती वो ज़्यादा, मतलब उसका फ़ायदा ये होता कि गांव में कुछ भी काम करना है जो एक व्यक्ति नहीं करा सकता और काम को जरूरत है उस चीज़ की, तो वो जो है उस पैसे में से वो पैसा लगा करता था। ठीक है, इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी होता था जो कर वसूली करने आते। राजाओं की कर वसूली, ये वसूली अलग थी, ये जो है ना लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐसे योगदान दिया करते थे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन वो जो है वो कर वसूली थी, वो देनी ही देनी थी। वो अगर तुम गांव में रह रहे हो, तुम कहीं भी रह रहे हो, वो उस राजा को वसूली देनी ही देनी थी, तो उसकी खातिरदारी भी करनी। अगर वो रूठ गया, क्या पता ज़्यादा कर मांग ले, तो उसका खर्चा भी होता था, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करता। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। मतलब बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी अकाल आ गया, तो उसमें जो है गांव के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, गरीबी, मतलब एक ऐसा लेवल आ जाता है बहुत बार कि मरने की नौबत आ जाती है, तो उस समय जो है उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, या फिर नहर खुदवानी हो गई, बांध बनवाने हो गए छोटे मोटे, तो उन चीज़ों में ये देख सकते हो आप, ये बना रखा है प्रारंभिक 19वीं सदी का चित्र, जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये है कर अधिकारी, ये लग रहे हैं मुझे तो ये दो, ये वाले, और ये है गांव के बड़े बुजुर्ग, पंचायत के बुजुर्ग बोल सकते हो। ये देख लो, ये इनकी हालत थी और ये इनकी हालत थी। कर अधिकारी तो मौज ले रहा है मुझे लग रहा है, मतलब अमीरी आ रखी है इसमें तो। और ये देखो भाई साहब, इसकी तो कुछ हालत खस्ता ही लग रही है ज़्यादा ही, मतलब वो ये क्या इकट्ठा कर रखा है इन्होंने, कर वसूली है क्या ये? ऐसे मतलब आ जाओ, रखो यहाँ पे सामान सारे का सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायतों को जो है जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को, जिसको सजा मिली है, उसको गांव छोड़ना पड़ता और इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। यानी कि उसको उसकी जाति से बाहर निकाल दिया कि तू इस जाति का नहीं है, तुझे इस जो भी काम कर रहा होता उस काम को छोड़ के जाना पड़ता था, गांव छोड़ के ही भागना पड़ता था, बाहर निकाल दिया जाता। बाहर जाके चाहे धक्के खा, कुछ कर, वो समय के लिए होता। ऐसे तो जमीन नहीं हथिया लेंगे, मतलब बड़े पंचायत वालों को अगर लालच आ गया तो वो तो फिर मतलब निकाल बाहर निकल, ऐसे कर करके सबको निकाल देंगे। तो वो कुछ लिमिटेड समय के लिए होता जब ज़्यादा बड़ा मामला हो जाया करता था। ठीक है, फौजीदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को माना करता था। जाति पंचायत होती थी, जातियों की, अलग अलग जातियों की जो है लोग इकट्ठे होते थे अपने, जैसे गांव, अलग अलग गांव थे ना बहुत सारे, तो उन गांव में से प्रतिनिधि आते, इस जाति का ये है, इसका ये, अलग अलग होते थे ना, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे। तो एक फौजीदारी न्याय को छोड़ दे तो बाकी सारे ज़्यादातर मामलों में जो है जाति पंचायत का माना जाता था फैसला। पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे इलाकों के जो है संकलित दस्तावेजों में कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। उगाही होती है, कर उगाही का मतलब होता है यहाँ पे कर वसूली करना। उगाही हमारे यहाँ पे उगाही बोला जाता था पहले हरियाणा के अंदर, कि मतलब कर नहीं बोलते थे, कर वर का तो किसानों को नहीं पता होता था। दादा दादी से पूछे या फिर बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप कभी पूछ के देखना उनसे कि क्या पहले जो है उगाही देनी पड़ती है, जिनके पास ज़मीन है।
ऐसा नहीं कि बिना ज़मीन वालों को भी पता होगा। जिनको पास ज़मीन थी उनको उगाही देनी पड़ती थी। वो एक फिक्स समय होता था, साल के अंदर 1 या 2 बार उगाही देनी ही पड़ती थी। चाहे तुम्हार मतलब ज़मीन थी ना, उस ज़मीन के ऊपर जो है टैक्स कर वसूली थी। अगर तुमने जो है 8 किले हथिया के बैठे हो कि 10 किले, चाहे तुम खेती एक पे ही कर रहे हो, तो उस चक्कर में जो है लोग ऐसे ही ज़मीन दान कर दिया करते थे। ले भाई साहब तुझे ज़रूरत है तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कर उगाही कौन देगा? जिसने ज़मीन यूज़ कर रहा है जो, तो वो जो है अब उसकी ज़मीन कर देते, ऐसे ही मतलब फ्री में बांट रहे ज़मीन, ये ले भाई साहब, क्योंकि अपने बस का नहीं है इतनी उगाही देना। गरीबी हो रखी थी पहले बहुत ज़्यादा। सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी, मतलब पूरी एक जाति टाइप के बहुत सारे लोग मिलके भी अर्जियां देते थे इस टाइप की। इसमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रात समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे, यानी कि उनके लिए अच्छी नहीं है, वो काम की नहीं है। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग। ये आम बात रही है, बहुत समय से परेशान थे गरीब किसान और आम जनता। बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता। ठीक है, अच्छी फसल हो गई तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, लेकिन खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान भी उनसे ज़्यादा कर मांगा जाता, तो वो थोड़ी दिक्कत होती। तो पूरा गांव या फिर जो है इलाका इकट्ठा होकर बोलता हम कर नहीं देने वाले, अब की बार हमारी फसल बर्बाद हो गई है, बाढ़ आ गई मान लो, जीने की हालत वैसे ही खस्ता हो रखी है, उनको कर और दो जाके। अब कर तो तब देंगे जब खुद का हो, तो उस वजह से जो है बहुत सारे लोग आत्महत्या भी करते। बहुत खस्ता हालत थी उस समय में। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते। देखो, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। होता क्या था, जमीन है, कर देना है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, फसल से कुछ नहीं हुआ, अपने खाने की भी फसल नहीं होगी, और कर अधिकारी आके बैठ गए कि कर दो। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 10 पैसे का कर है, उस समय 1 रुपया बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो उनको जो है 10 पैसे या 20 पैसे का कर कुछ देना है, मान लो उनके पास इतना कर के लिए उतना पैसा भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब वो अधिकारी तो छोड़ने नहीं वाला, उनको कर तो देना पड़ेगा। वो गांव छोड़ के भाग जाते, हम नहीं रह रहे तेरे गांव में, जा भाग गए हम जमीन भी छोड़ के भाग जाते, कुछ नहीं करना हमें जमीन। अरे भैया, जब गरीबी आ गई तुम्हें कर और दो, तो कहाँ से लाए हम कर? तो उस वजह से लोग भाग जाते थे। अब दूसरे रास्ते भी थे उनके पास, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सबसे आसान रास्ता था गाँव छोड़ के दूसरे गाँव में भाग जाओ। अब कौन ढूंढेगा? कौन सा उस समय आधार कार्ड, IP ट्रेसिंग या ऐसा कुछ था कि उसको ढूंढ निकाला जाए? बहुत मुश्किल था उसको फिर दोबारा ढूंढ के लाना। तो होता था ये। ग्रामीण दस्तकार, गांव में जो है दस्तकार जो है काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। मतलब ये वो लोग होते थे, मतलब बहुत सारी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो जो है खेती करते हैं, खेती के अलावा जो है उनको जो दूसरे काम करते हैं उनको दस्तकार बुलाया जाता है। तो गांव में जो है दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% घर दस्तकारों के थे, 25% घर। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा भी रखा है, यहाँ पे पेंटिंग है, ये शायद दस्तकारी की है। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी। अच्छा, कपड़ा उत्पादन को दिखा रहे हैं, ये तो कैसे बनता था कपड़ा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। मतलब खेती करो, बीच में टाइम मिलता ना कि खेती अभी कर रहे हैं, उसके बीच में मतलब फसल बो दी, उसके बाद तो खटनी है, बीच में तो कुछ करना नहीं उसमें, तो उस समय जो है वो दस्तकारी का काम कर लेते थे। तो ऐसा भी चलता था। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं, रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये सारे दस्तकारी के काम थे। तो ऐसे काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को दिया करते थे। तो ये सीन था। बंगाल में जो है बताते हैं, जमींदार उनकी सेवाओं के बदले अब काम कराएंगे। पहले ऐसा नहीं था कि भाई साहब कितने रुपए लेगा तू इसको ठीक करने के, 5 रुपये, नहीं, ऐसे नहीं होता। उस समय ये सिस्टम नहीं था। उस समय क्या होता था, उस समय जो है भाई साहब इसको ठीक करियो, क्या मिलेगा वो हम बाद में देख लेंगे, क्या देना तेरे को। तो वो सीन रहता था। जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। वो बंगाल की बात है। इस व्यवस्था को जजमानी कहा जाता था उस टाइम पे। हर इलाके में ऐसा नहीं था, कुछ इलाकों में जो है उनको मतलब उनसे काम कराते रहते 1-2 साल के बाद उनको ज़मीन दे दी कि भाई साहब ये ले, ये ज़मीन तेरी और इस पे खेती कर लियो। ऐसे भी चलता था, क्योंकि वैसे ही उगाही का पंखा चल रहा था। और अब बात आ गई एक छोटे गणराज्य की।
कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण किया करते। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजहों से गांव में नकद के रिश्ते फैल चुके थे। सबको पैसा दे पैसा ले, पैसा दे सामान ले, ये सिस्टम हो गया था। उनको वो ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था, तो वही चल पड़ा। अब यहाँ पे बात आ गई गांव में मुद्रा की। मुद्रा समझते हो ना, पैसा। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन प्लास्टी जो भी कोई है ये, इसको लगा कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, ना हो। मतलब जहाँ पे पैसे बैंकर टाइप का सिस्टम है यार ये सीधा, ठीक है। एक बैंकर की तरह ही सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। जैसे आजकल क्या होता है कि जो करेंसी है उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता ना, तो उसी टाइप का काम था ये इनका, कि वो बताते थे कि ये जो है ना एक सराफ की इसके बराबर, इसके बदले में तुम्हें कितना सामान मिल सकेगा। तो ये चीज़ थी। तो ये जो है उस समय बहुत ही कम थे। अब बात आ गई महिलाओं की। कृषि समाज में महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया, लेकिन ज़्यादा अहमियत नहीं मिली उनको। महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करते थे। मर्द खेत जोतते, हल चलाते और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई का काम करती थी। फसल पक जाने पर दाना निकालने का काम भी उन्हीं का होता था। राजसवला महिलाओं को जो है हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग परंपराएं चल रही थी। बंगाल में बताते हैं अपने मासिक धर्म के समय जो है महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ और गूंथने और कपड़े पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी का एक काम उत्पादन से के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यिक होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग रहती थी। मतलब कि एक तरीके से आप समझो, एक चीज़ है जो महंगी बिकती है, ठीक है, बनने में दोनों सेम है, मेहनत भी सेम है दोनों में, लेकिन एक चीज़ है महंगी बिक रही है, एक सस्ती बिक रही है। तो जो सस्ती बिक रही है उस पर सस्ती मजदूरी मिलेगी, जो महंगी बिक रही है उस पर महंगी मजदूरी मिलेगी। ये कोई लॉजिक थोड़ा अजीब सा था, बट था, आज भी है वैसे बहुत सारी चीज़ों में। समाज जो है श्रम पर निर्भर था, इसीलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता। बस एक ही काम था महिलाओं को, ये इसीलिए देखते थे कि बच्चे पैदा हो जाएंगे, अपनी संतान बढ़ेगी, अपनी जो है मतलब ज़मीन अगर कुछ कमाते हैं संपत्ति तो वो बर्बाद नहीं हो जाएगी। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। क्यों? क्योंकि कुपोषण, भूखमरी, अकाल, इनकी वजह से जो है बार बार जो है माँ बनने की वजह से और कमजोरी आ जाना, प्रसव के वक्त जो है मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। मतलब बच्चा पैदा करते टाइम महिला की मौत हो गई, ऐसे बहुत सारे केसेज होते थे जिसकी वजह से जो है मतलब पहले ही कट लेती थी महिलाएं रास्ते में ही। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। कई इलाकों में क्या होता है, आज भी चलता है, दहेज दिया जाता है। कई इलाकों में दुल्हन की कीमत देते थे, मतलब उल्टा सिस्टम था, इधर दुल्हन के साथ दहेज आता है, उधर क्या था, दुल्हन चाहिए पैसे दो ये सिस्टम भी चलता था। तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों को ही कानूनी शादी कर सकती थी, वो अधिकार थे उनको। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया जो है मर्द होता था, जो भी फैसले लेने होते वो सारे मर्द के अंडर में आते थे, महिलाओं को अधिकार इनके नहीं थे। दस्तावेजों में हमें जो है बहुत सारी दरख्वास्त ऐसी मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से जो है गांव पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती हैं कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, महिलाओं की होती थी, बहुत बुरी सजा मिलती थी, लेकिन मर्दों की नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। मतलब पत्नी बच्चे भूखे ना मरे, बाकी तुम भाड़ में जाओ, हमें नहीं मतलब तुमसे, वो सीन होता था। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। ये जो है ये दो टाइप के जो बहुत सारे धर्म जाति चल रही थी ना, तो हिंदू और जो मुसलमान थे ना, उनको ये अधिकार थे कि वो उनके जो है अगर संतान होती है तो जो महिलाएं हैं उनको भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, जबकि बाकी जातियों में ऐसा नहीं था। जिसे बेचने गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। अब बात आ गई जंगल और कबीलों की। कबीले बाद में देखेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, वैसे आसान लग रहा है ना चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। चलो वीडियो ख़त्म कर देता हूँ मैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे यार। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम।
दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ। अरे यार कोई भी अपडेट देना होगा टाइम से तो मिल जाएगा आपको, तो ज़रूर से घंटी दबा लेना बिल्कुल से।